गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 12th चैप्टर नंबर 4। उसका जो टॉपिक थर्ड है वो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है क्या। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मेडिकल टर्म का मतलब होता है रिलेटेड टू मेडिकल, मतलब कि हॉस्पिटल रिलेटेड, राइट। टर्मिनेशन मतलब कि किसी भी चीज़ को रोकना, राइट, ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब हेडिंग अगर हम समझे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू अगर हम किसी भी प्रेगनेंसी को रोकते हैं, राइट, तो उसे हम कहेंगे MTP। क्लियर? मीनिंग देखते हैं क्या है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एबॉर्शन, समझ में आया, इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस बिकम्स वायबल। मतलब क्या हुआ कि अगर हम समझे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर अगर एबॉर्शन बोले तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो होगा ये कि अगर कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, राइट, तो जब फीटस जो है अभी वो नहीं फुल्ली मैच्योर हुआ है, राइट, मतलब कि फीटस जो है वो अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ है, उस टाइम पर अगर हम प्रेगनेंसी रोक दें, राइट, तो उसे हम कहेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एबॉर्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड MTP इन 1971। याद रखनी है आपको डेट कि इंडिया के अंदर क्या हुआ था, जो MTP है उसे लीगलाइज्ड किया गया था इन 1971। आफ्टर दैट पीरियड की बात करें अगर हम, तो MTP इज कंपेरेटिवली सेफ अप टू 12 वीक। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी लेडी जो है वो अगर प्रेग्नेंट है और उसे एबॉर्शन या फिर MTP करवाना है तो पहले के जो 12 वीक्स, राइट, मतलब के अराउंड 3 मंथ्स, राइट, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि 3 मंथ्स, उसके अंदर अगर वो टर्मिनेशन करवा ले या फिर एबॉर्शन करवा ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आफ्टर द ट्राइमेस्टर मतलब कि 12 वीक्स के बाद अगर वो एबॉर्शन करवाएगी तो इट मे बी हार्मफुल टू द मदर एज वेल एज टू द फीटस। ठीक है। It becomes more risky after the first trimester period of pregnancy as the fetus becomes intimately associated with the material tissue। होगा ये कि आफ्टर द ट्राइमेस्टर मतलब कि पहले के 3 मंथ्स के बाद जो भी फीटस जो है वो फुल्ली उसके जो टिश्यूज है वो मदर के टिश्यूज के साथ वो अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है। इससे होगा ये कि अगर मदर टर्मिनेशन करवा दी या फिर एबॉर्शन करवाता है तो उससे वो मदर जो है वो भी हार्म होगी एंड जो फीटस है वो भी हार्म होगा, राइट। देन इंसिडेंट्स की अगर हम बात करें कि अगर ऐसा हम सोचे कि ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसे क्यों बैंड किया गया या फिर क्यों रोक दिया गया है, राइट। अगर आपको टर्मिनेशन करवाना हो तो आपको लीगलाइज्ड अथॉरिटी से आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आप टर्मिनेशन करवा सकते हो। ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में देखते हैं। अबाउट 45 to 50 मिलियन MTPs आर डन इन अ ईयर ऑल ओवर द होल वर्ल्ड, राइट। मतलब कि अराउंड 45 to 50 मिलियन MTPs हर साल पूरे वर्ल्ड में होती है, जो which is 1/5 of the total number of pregnancy in a year। 1/5 पोर्शन जो है ना प्रेगनेंसी ऑल ओवर द ईयर, उसके 1/5 पोर्शन ये MTPs होती है। मतलब कि 40 to 50 मिलियन MTPs हर साल होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो वाई MTP? तो अगर ऐसा आप सोचो कि MTP ही क्यों, दूसरी कोई चीज़ नहीं है उसके अलावा जो हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको दिया गया है। द आंसर इज टू गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इज ड्यू टू
समझ में, मतलब कि आंसर उसका क्या होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसी क्यों आपको नहीं चाहिए। तो एग्जाम्पल है आपके पास कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब कि आप किसी भी पर्सन के साथ अगर इंटरकोर्स नहीं करना चाहते थे और कैजुअली अगर इंटरकोर्स हो गया, राइट, और उसके बाद जो भी मेल का जो सीमेन है वो अगर फीमेल वजाइना के अंदर अगर चला गया होगा, तो ये क्या हुआ, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, राइट, मतलब कि कोई भी तरह की प्रोटेक्शन उन्होंने यूज़ नहीं की थी। तो उससे बचने के लिए आप MTP करवा सकते हो। देन डू नॉट यूज अ कॉन्ट्रेसेप्टिव ड्यूरिंग कोइटस, राइट, मतलब कि ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ इंटरकोर्स या फिर कोइटस अगर मेल या फिर फीमेल दोनों ने किसी भी तरह के कॉन्ट्रेसेप्टिव डिवाइसेस यूज़ नहीं किए होंगे, राइट, तो उससे बचने के लिए भी MTPs करवा सकते हैं। देन दे आर ऑल्सो नेसेसरी वेयर प्रेगनेंसी कैन बी हार्मफुल और इवन फीटल टू द मदर और टू द फीटस और बोथ, मतलब कि कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जब जो मदर है वो फुल्ली मैच्योर नहीं है कि वो किसी भी यंग वंस या फिर किसी भी फीटस को अच्छे से वो रख सके, तो वो हार्मफुल किसके लिए होगा, मदर के लिए भी हार्मफुल होगा और फीटस के लिए भी हार्मफुल होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप लोग MTPs करवा सकते हो, मतलब कि अगर ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द बर्थ या फिर चाइल्ड जो है उसकी डेथ हो जाती है या फिर मदर की डेथ हो जाती है, राइट, तो ऐसी कंडीशंस ना हो, उससे बचने के लिए क्या हो सकता है कि MTPs आप करवा सकते हो। आफ्टर दैट सिग्निफिकेंस, it helps in getting rid of unwanted pregnancy and such pregnancies which may be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। समझ में, मतलब कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी, कि अगर आप लोगों को अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहे या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको हार्म हो रहा हो या फिर जो भी फीटस है उसको अगर हार्म हो रहा है या फिर दोनों को अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो इससे बचने के लिए आप लोग MTPs यूज़ कर सकते हो। MTPs प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट, MTP जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट, ऑन डिक्रीजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब कि जिन लोगों को चाइल्ड नहीं चाहे वो लोग MTPs करवा सकते हैं। आफ्टर दैट ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड टू अबॉर्ट इवन द नॉर्मल फीमेल फीटस, राइट, मतलब हुआ ये है कि MTPs जो है वो 1971 में लीगली इंडिया के अंदर आ चुका था, बट जो लोग हैं वो इसका यूज़ कैसे कर रहे हैं कि अगर मदर फीटस के अंदर फीमेल फीटस हो, राइट, मतलब कि बेबी जो है वो फीमेल हो, तो लोग करते ये हैं कि फीमेल बेबी को वो मार देते हैं, राइट, मतलब कि वो MTPs करवा लेते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं, राइट। तो ये सभी जो चीज़ें हो रही हैं वो सब ड्रॉबैक्स है MTPs के। दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ MTPs आर परफॉर्म्ड इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वैक्स विच में बी फेटल, राइट, मतलब कि अगर आप लोगों को लीगलाइज्ड परमिशन नहीं मिली है MTPs करने की, तो लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऐसे डॉक्टर हो, मतलब कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स हो, उनके पास जाकर MTPs करवाते हैं। इससे होता ये है कि जो भी मदर है उसको तो हार्म होगा ही, राइट, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो मदर जो है वो नेक्स्ट टाइम जब उसको चाइल्ड चाहिए होता है तब वो नहीं, मतलब कि जो उसे प्रेग्नेंट होना है तब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, राइट, मतलब कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, मतलब कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाने से ये सभी चीज़ें हो सकती हैं। देन इट हैज़ राइज्ड मैनी इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज। ये बहुत अलग अलग तरह से बहुत सारी चीज़ों से ये अटैच्ड है, मतलब कि इमोशनली अटैच हो सकता है, मतलब कि
अगर कोई भी ऐसी मदर या फादर हो जिनको बेबी चाहिए, राइट, बट हुआ ये है कि वो कुछ ऐसे रीजंस थ्रू जो मदर है वो फीटस को डेवलप नहीं कर पा रही है अच्छे से, तो तब उन लोगों को एबॉर्शन या फिर एमटीपीस करवाना पड़ता है। ठीक है, मतलब कि इमोशनली लोगों के साथ अटैच्ड है, देन इथिकली रिलीजियस वे में देखें तो भी ये बहुत सारी चीज़ों से अटैच्ड है। एंड लास्ट वन इज द सोशल इश्यूज, राइट, मतलब कि अगर किसी भी कपल ने अगर एमटीपी करवा ली हो, राइट, तो उसके आजू बाजू के जो भी लोग हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, उन लोगों के ताने उन लोगों को सुनने पड़ते, मतलब कि सोशल इश्यूज भी बहुत सारे क्रिएट होते हैं इन सभी चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो आई होप सो आप लोगों को एमटीपी जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिवेश। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट, मतलब कि एसटीडीज। तो नॉर्मली अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो क्या दिया गया है आपको, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट, मतलब कि अगर कोई भी डिजीज है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट हुआ है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या फिर कोइटस, राइट, आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, राइट, या फिर उसका दूसरा नाम भी आपको दिया गया है वेनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, RIT, राइट, मतलब कि अलग अलग तरह से आपको बोला गया है कि अगर कोई भी डिजीज हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो, जब वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोइटस, राइट, इट इज़ कलेक्टिवली नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इन सभी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली बोले तो इसे हम कहेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, फिर आप लोगों को डिजीजेस के एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको दिया गया है वो है गोनोरिया, राइट, नेक्स्ट वन इज द सिफिलिस, ट्राइकोमनियासिस, हेपेटाइटिस बी, जीनाइटल हर्प्स, जीनाइटल वॉर्ट्स, क्लेमिडियासिस एंड द मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन HIV लीडिंग टू द एड्स, राइट, मतलब कि ये सभी इन्फेक्शंस आपको बोले गए हैं, मतलब कि जो ह्यूमंस को होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब कॉजेटिव एजेंट्स या फिर पैथोजेंस की बात की गई है, तो पैथोजेंस कुछ आपको दिए गए हैं। STDs आर कॉमनली कॉज्ड बाय, फर्स्ट वन इज द बैक्टीरिया, वायरस, क्लेमिडियाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, एक्टोपैरासाइट्स एंड फंजाई। ये सभी जो पैथोजेंस है या फिर कॉजेटिव एजेंट्स जो है, ये सभी एजेंट्स सेक्सुअली ट्रांसमिट, मतलब कि सेक्सुअली डिजीजेस को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो मतलब कि एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में कैसे ट्रांसमिट हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसके बारे में देखें तो सबसे पहला है सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपके सामने वाले पेयर जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं, राइट, और अगर उनके साथ वो इन्फेक्टेड है और उनके साथ इंटरकोर्स हुआ या फिर कोइटस हो गया, राइट, तो हो सकता है कि उनमें से आपके अंदर डिजीज जो थी वो ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट वन इज द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट, ड्यूरिंग द हेपेटाइटिस बी और HIV, राइट, मतलब कि क्या हो सकता है अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट, अगर एक किसी भी पर्सन के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, राइट, मतलब कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनसे किसी भी हेपेटाइटिस बी पर्सन या फिर HIV पर्सन की सर्जरी हुई है, राइट, और वही इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है और किसी दूसरे पर्सन के ऊपर
उन्हीं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से अगर सर्जरी हुई तो हो सकता है कि उनके अंदर भी ये डिजीज जो है वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। अनदर एग्जांपल अगर आपको दूँ तो जो भी ड्रग्स कंजप्शन करते हैं, राइट, मतलब कि जो भी इंजेक्शन थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, आप लोगों ने टीवी में बहुत बार देखा होगा, तो ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी पर्सन जो ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही इंजेक्शन का वो यूज़ बार बार करते हैं, राइट, और एक ही इंजेक्शन एक से ज़्यादा पर्सन्स जो है वो शेयर करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक जो पर्सन है जो इन्फेक्टेड है, अगर उस पर्सन ने वही इंजेक्शन किसी भी नॉर्मल पर्सन ने लगा लिया, राइट, तो हो सकता है कि उसके अंदर भी ये जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट हो सकती है। आफ्टर दैट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। हो सकता है कि जो मदर है, राइट, वो HIV पॉजिटिव है, तो हो सकता है कि उसका जो भी फीटस के अंदर जो भी एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, राइट, मतलब कि मदर के ब्लड जो है वो अगर न्यू एम्ब्रियो डेवलपमेंट जहाँ पर हो रहा है फीटस के अंदर, वही ब्लड अगर चला गया तो हो सकता है कि जो भी न्यू बेबी बोर्न होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, राइट, मतलब कि इन्फेक्टेड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट HIV, बहुत सारी जो हम लोगों ने अभी डिजीज देखी वो ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम द मदर टू द फीटस डायरेक्टली, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, genital herpes and HIV infection, other diseases are commonly completely curable if detected early and treated properly। राइट, आपको 3 चीज़ें दी गई हैं, हेपेटाइटिस बी, जीनाइटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शन। ये तीनों डिजीज़ के अलावा जितने भी दूसरे डिजीज़ हम लोगों ने अभी देखे वो सभी डिजीज़ कम्प्लीटली क्योरेबल है अगर जब उनके अर्ली स्टेजेस स्टार्ट हो, मतलब कि अभी अभी ही वो जो पर्सन है वो इन्फेक्टेड हुआ है, राइट, तो अर्ली स्टेजेस में ही अगर उसका डायग्नोसिस हो जाए और उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो हो सकता है कि ये जो डिजीज़ है वो कम्प्लीटली क्योर हो सकती है, राइट। आफ्टर दैट, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, कुछ सिम्टम्स आपको दिए गए हैं, लाइक ईचिंग, राइट, ईचिंग होते हैं, मतलब कि आपकी जो स्किन है जहाँ पर, मतलब कि जो स्किन है वो उसमें खिंचाव आना, राइट, ईचिंग होगी। दूसरा, फ्लूइड डिस्चार्ज, राइट, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है। देन स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग, राइट, इन द जीनाइटल रीजन, राइट, जीनाइटल रीजन में ये सभी चीज़ें हो सकती है। ये क्या है, सिम्टम्स है कि आप इन्फेक्टेड हो, राइट, या फिर आपको कोई भी डिजीज है। देन कुछ चीज़ें जो है वो आपकी बुक के अंदर नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे भी कंसिडर किया है, राइट। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो अगर देखें तो कैनोडिया पैथोजन, राइट, हीमोफिलस ड्यूसेरी, ये हीमोफिलस ड्यूसेरी जो है वो क्या करती है, कौन से पैथोजन थ्रू होती हैं, तो केनोकोइड पैथोजन थ्रू होते हैं। और उसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो अल्सर अपीयर एट द राइट साइड ऑफ द इन्फेक्शन जनरली ओवर एक्सटर्नल जीनाइटा, राइट, आपको अल्सर हो सकता है, राइट, एट द एक्सटर्नल जीनाइटल ट्रैक्ट। इट इज पेनफुल एंड ब्लीड्स इजीली। नियरली lymph nodes swells up and become tender। क्या होगा कि आपके जो भी लिम्फ नोड्स जो है वो सूज जाएंगे, मतलब कि स्वेल हो जाएंगे, और वो टेंडर मतलब कि बहुत हार्ड हो जाएंगे, राइट। अगर ये डिजीज़ को आपको अगर डायग्नोस करना है तो आप कैसे करोगे, द डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय क्लिनिकल सिम्टम्स, स्टेनिंग ऑफ डिस्चार्ज एंड सेल कल्चर, राइट, मतलब कि क्लिनिकल सिम्टम्स को देख के कर सकते हो, या फिर जो भी फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ है, राइट, उसकी स्टेनिंग करने के बाद, राइट, स्टेनिंग मेथड, स्टेनिंग करने के बाद हो सके, या फिर सेल कल्चर, जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की स्किन का एक छोटा सा पोर्शन अगर आप वहाँ से अलग कर दो
और उस सेल कल्चर की अगर आप डिटेल्स डायग्नोसिस करो या फिर डिटेल्स स्टडी करो तो आप लोग डायग्नोस कर सकते हो कि आपको कौन सी डिजीज हुई या फिर कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। देन ट्रांसमिशन, इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, राइट। मेनली जो होगा वो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट थ्रू ही होगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट जो डिजीज है वो है जीनाइटल हर्प्स या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, राइट। ये डिजीज है, मैंने यहाँ पर 2 ही डिजीज कंसिडर की है आप लोगों के लिए, राइट। तो दूसरी जो डिजीज है वो जीनाइटल हर्प्स या फिर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये इन्फेक्टेड पैथोजन है जो हर्पिस करता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो देयर आर vascular lesions followed by clusters of painful ulcers over the external genital and paid anal region। क्या हो सकता है कि अल्सर्स में क्या होगा, मतलब कि एक तो आपको अल्सर्स होंगे, दूसरे लेजन मतलब कि छाटे हो जाते हैं, राइट। मतलब कि रिंग वोम में जैसे छाटे हो जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी उस तरह से सिंबल्स आपको दिखेंगे एट द एक्सटर्नल जीनाइटल रीजन एंड पेड एनल रीजन। सिम्टम्स आर मोर सीवियर इन फीमेल्स, राइट। ये जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा सीवियर कहाँ पर हो गए, इन द फीमेल्स। infected of the neonate can occur in the course of infected female, right। there is fever, headache, pain and itching etc. ये सभी symptoms है। then vaginal and urethral discharge with swelling of lymph nodes, right। मतलब कि vaginal discharge and जो भी urethral discharge हो रहा है, क्या होगा कि वहाँ पर जो भी lymph node है वो swell हो जाएगी, ठीक है। इसलिए उसकी वजह से जब डिस्चार्ज होगा तो पेन जो है वो ज़्यादा होगा। डायग्नोसिस की बात करें तो डिटेक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लिनिकल सिम्टम्स, राइट। देन एंटीजन डिटेक्शन क्लिनिकल सिम्टम्स से कर सकते हो, या फिर एंटीजन डिटेक्शन किस टाइप के एंटीजेंस, राइट, प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर से। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये जो पीसीआर है वो आप चैप्टर नंबर मतलब कि जो भी बायोटेक्नोलॉजी के जो पोर्शंस है हमारे सिलेबस के अंदर, वहाँ पर आप पीसीआर डिटेल में पढ़ोगे। लास्ट में इज द न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन, राइट। मतलब कि जो भी न्यूक्लिक एसिड है उसका हाइब्रिडाइजेशन करके भी आप डायग्नोसिस कर सकते हो। ट्रांसमिशन की बात करें तो द डिजीज इज प्राइमरली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली थ्रू जीनाइटल सिक्रेशंस बट ऑल्सो कॉन्टेक्ट विथ वीडियोज एंड जेनेटिया, राइट। मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू ही ये जो डिजीज है वो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर किए हैं, मतलब कि आपको डिजीज दी गई है उसके कॉजेटिव पैथोजेंस कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पर नाम लिखा है मैंने, राइट। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। जीनाइटल वॉर्ड्स कौन करेगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, राइट। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसके पैथोजन कौन से हैं, तो ट्राइकोमोनास वेगिनिकस, राइट। देन जियार्डियासिस पैथोजन कौन से, जियार्डिया लेम्डिया। एसटीडीज कॉज्ड बाय निमेटोड्स पैथोजन है एंटेरोब्यूस, वर्मिक्यूलस या फिर पिनवोम भी आप बोल सकते हो। एसटीडीज कॉज्ड बाय आर्थ्रोपोड्स से जो एसटीडीज होते हैं वो है एक्टोपैरासाइट्स, राइट। देन दूसरे 2 एग्जांपल्स, स्केबीज पैथोजन की बात करें तो सेरकोप्टस स्केबी। देन पेडिक्लोसिस पैथोजन की बात करें तो फेटेरियस प्यूबिस या फिर प्यूबिक लोस, राइट। एसटीडीज कॉज्ड बाय फंगस या फिर ईस्ट की अगर बात करें तो कैंडिडियस पैथोजन है, कैंडिडिया अल्बिलिकन्स या फिर वेजाइनल ईस्ट। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, राइट, वो कौन कौन सी डिजीज
किसकी हेल्थ, मतलब कि कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स है वो हैं, एंड उसके सामने जो भी पैथोजन जो क्रिएट करते हैं वो डिजीज़, वो सभी आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मालम दिगेश। आज हम पढ़ेंगे इनफर्टिलिटी, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है उसका लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफर्टिलिटी इन द सेंस क्या होगा कि अगर कोई भी जो कपल है, राइट, वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर जो भी चाइल्ड को डेवलप करने के लिए फुल्ली मैच्योर नहीं होते, राइट, तो उसे हम कहेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी इज अ फेलियर टू कंसीव within 1 or more years of regular unprotected coitus, right, copulation। इसका मीनिंग क्या हुआ कि रेगुलर इंटरकोर्स हो रहा है, फिर भी जो मदर जो है, राइट, वो जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, इसे हम कहेंगे इनफर्टिलिटी, राइट। मतलब कि एक साल से ज़्यादा भी अगर कोइटस कंटिन्यूसली हो रहा है, फिर भी जो लेडी है वो अगर प्रेग्नेंट नहीं होती, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ इनफर्टिलिटी। मतलब कि जो मदर हो या फिर जो फीमेल है, उन दोनों के अंदर, राइट, मतलब कि उनके जो भी सेक्स हॉर्मोन्स है उसमें कुछ ऐसी डिफेक्ट्स होंगी जिसकी वजह से जो भी मदर जो है वो जो फीटस फॉर्मेशन नहीं कर पाते, राइट, मतलब कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। उसमें 2 टाइप्स है। इनफर्टिलिटी जो है वो 2 टाइप्स की है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो पहले देखते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है। इट डिनोट्स दोज पेशेंट्स हुच हैव नेवर कंसीव्ड। मतलब कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी इन द सेंस ऐसे कपल, राइट, या फिर ऐसे पेरेंट्स जो डिनोट करते हैं कि वो जो कपल है उन लोगों के पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो एक भी बार बच्चे को जन्म दे सके, राइट। तो उसे हम कंसिडर करेंगे ऐसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज द सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब ये होगा कि जो भी कपल है या फिर जो भी पेरेंट्स हैं, राइट, उन्होंने एक बार बच्चे को जन्म दे दिया है, बट जब वो दूसरा बेबी चाहते होंगे तो क्या होता है कि ड्यू टू सम डिफेक्ट्स, राइट, वो दूसरे बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इट इंडिकेट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी बट फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। मतलब कि एक बार जो प्रीवियसली प्रेगनेंसी हुई थी वो हो चुकी है, बट नेक्स्ट टाइम वो कंसीव नहीं कर पाएंगे। इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन द मेल और इन द फीमेल और बोथ, राइट। इनफर्टिलिटी अलग अलग चीज़ों से हो सकते हैं, मतलब कि मेल में कुछ डिफेक्ट्स हो या फिर फीमेल के अंदर डिफेक्ट्स हो या फिर दोनों के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हो, तो ये आपको मतलब कि इनफर्टिलिटी है वो डिनोट्स होते हैं। देन रीजन्स फॉर इनफर्टिलिटी, राइट। मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि रीज़न क्या है इनफर्टिलिटी का। तो सबसे पहले आपको दिया गया है फिजिकल, इन द सेंस फिजिकली अगर जो भी मेल है या फिर फीमेल जो है वो फिजिकली स्टेबल नहीं है, राइट, तो इनफर्टिलिटी हो सकते हैं। देन कॉन्जेनिटल डिजीजेस हो, अगर उनको कुछ भी ड्रग्स कंज्यूम करते हो, अल्कोहल कंज्यूम करते हो, राइट। इम्यूनोलॉजिकल, मतलब कि इम्यूनोलॉजिकली उनके अंदर कुछ भी डिफेक्ट्स हो तो भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स, फिजिकली जो भी डिफेक्ट्स होंगी वो। देन स्मोकिंग, ये सभी जो चीज़ें हैं वो सभी चीज़ों की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। सो अब हम देखेंगे कि कोई भी जो पर्सन है या फिर कोई भी जो पेशेंट्स है वो अगर बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, राइट, तो उसके इलाज क्या है, राइट, मतलब कि उसके लिए वो ट्रीटमेंट कौन सी ले सकते हैं, तो वो अभी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया गया है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी,
राइट। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई भी जो कपल है, राइट, वो बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको करना क्या होगा कि कोई भी एक प्रोफेशनल डॉक्टर जो है, राइट, उनसे वो कंसल्टेंस करे, मतलब कि उनसे बातचीत करे कि प्रॉब्लम क्या है, राइट, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करवाए। डायग्नोसिस करने के बाद उसके बारे में जाने कि ये जो भी प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो या फिर क्या ट्रीटमेंट ले सकते हो, राइट। तो ये सभी चीज़ों का जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, राइट। बट अगर ऐसा भी हो कि ट्रीटमेंट कर ली, फिर भी अगर कोई कपल्स ऐसे हैं कि जो अभी भी चाइल्ड बर्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होते हैं उसे हम कंसिडर करेंगे एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, राइट। मतलब कि जो भी कोइटस है उसके अलावा अगर कोई भी जो न्यू टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, वो सभी टेक्निक्स यहाँ पर हम उसे कंसिडर करेंगे एज ART, ठीक है। देखते हैं आगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children, राइट। मतलब कि कुछ ऐसे डायग्नोसिस हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से जो भी पर्सन है उसके अंदर जो भी डिसऑर्डर्स है या फिर जो भी खामियां हैं वो सभी खामियां दूर हो सकती हैं। देन हावेवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, बट उसके अंदर क्या होगा जिसके अंदर करेक्शंस नहीं हो पाते, ठीक है। द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, राइट। तो तब क्या हो सकता है, जो भी कपल है वो एक स्पेशल टेक्निक्स का यूज करके, राइट, मतलब कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उनका यूज करके वो चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं वो टेक्निक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट, इन विट्रो, उसके बाद हम देखेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट, outside the body is almost similar conditions as this in the body. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहले तो समझ लो कि इन विट्रो मतलब क्या होता है। तो इन विट्रो इन द सेंस बॉडी के बाहर, राइट, बॉडी के बाहर लेबोरेटरी के अंदर या फिर लैब के अंदर, राइट, ये प्रोसेस होगी, उसे हम कंसिडर करेंगे ऐसा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इस टेक्निक के अंदर हम करेंगे क्या, आप लोगों ने कॉमन एक नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, राइट। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, वही टेक्निक के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। बोला यह गया है कि आपकी बॉडी के बाहर, बट आपकी बॉडी का जैसे सेम टू सेम कंडीशंस, राइट, मतलब कि सिमिलर कंडीशंस अगर आप लैब में प्रोवाइड करो, ठीक है, वहाँ पर क्या करोगे आप, फादर का सीमेन एंड मदर का ओवम, उन दोनों को मिक्सअप करोगे, राइट, और बॉडी के बाहर आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट करोगे, राइट। और वो जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा उसके बाद आप क्या करोगे कि फिर से उसे मदर के अंदर आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी, राइट, मतलब कि बॉडी के बाहर ये होते हैं फर्टिलाइजेशन, बट सिमिलर कंडीशंस जो हैं वो सेम टू सेम बॉडी के जैसे ही दी जाती है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इज वन ऑफ सच मेथड। यार क्या होता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर मतलब कि आप किसी भी लैब के अंदर आप एम्ब्रियो डेवलप करो और उस एम्ब्रियो को आप मदर के अंदर ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर, पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। प्रोग्राम इन विच ओवा फ्रॉम वाइफ या फिर डोनर फीमेल, करना क्या है आपको, ध्यान से समझने की ट्राई करना कि देखो हुआ ये है कि अगर जो फीमेल है, राइट, उसमें किसी भी तरह की डिफेक्ट्स है या फिर ऐसा हो कि मेल के अंदर किसी भी तरह की डिफेक्ट्स हो, राइट, दोनों के अंदर भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो होगा ये
कि आपको करना क्या होगा, ओवा फ्रॉम द वाइफ, मतलब कि जो भी वाइफ है उसके अंदर से ओवा, या फिर डोनर फीमेल या फिर कोई भी आप दूसरी लेडी जो है उनका ओवा भी आप ले सकते हो, ठीक है। एंड स्पर्म्स फ्रॉम द हस्बैंड या फिर डोनर मेल, ठीक है, मतलब कि वाइफ और हस्बैंड दोनों के ओवा एंड स्पर्म को अगर आप कलेक्ट कर सको तो अच्छी बात है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मेल में किसी भी तरह की खामियां हैं तो होगा ये कि फीमेल का ओवम और दूसरे किसी भी मेल का जो स्पर्म साइज होगा उसे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि अगर फीमेल में किसी भी तरह की खामियां हैं तो मेल का स्पर्म साइज एंड दूसरी कोई भी फीमेल के ओवम को अलग किया जाएगा, राइट, आर कलेक्टेड, समझ में, मतलब कि उनको कलेक्ट किया जाएगा एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट, राइट। उसमें से क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, मतलब कि जाइगोट तो फॉर्मेशन होगा बट वो बॉडी के बाहर होगा, किसी भी लैब कंडीशन के अंदर होगा, राइट, अंडर स्टिम्युलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, मतलब कि जो भी कंडीशंस दी जाएगी वो स्पेसिफिक कंडीशंस होगी, सेम टू सेम या फिर सिमिलर कंडीशंस एज आवर बॉडी। उसके बाद क्या होगा, तो जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं मोरूला स्टेज, राइट, मतलब कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं, पहले 2 सेल्स, फिर 4, 8 में से 16, राइट, मतलब कि अबाउट 8 सेल्स, मतलब कि ब्लास्टोमर्स जो है वो जब मोरूला फॉर्मेशन करते, मतलब कि 8 to 16 सेल्स के बीच में जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाते हैं तो उसके बारे में आपको बात की गई है, यहाँ पर वही हम यूज़ करेंगे। देखो, तो जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस विथ अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, समझ में, मतलब कि जाइगोट या फिर अर्ली जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ है, राइट, कुड देन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होगा ये कि जो भी अर्ली एम्ब्रियो है या फिर जो भी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है उसे आप क्या करोगे, डायरेक्टली फीमेल के जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर आप उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूटेरस, राइट। आप दो चीज़ कर सकते हो, या फिर आप अर्ली एम्ब्रियो या फिर जाइगोट, राइट, मतलब कि 8 ब्लास्टोमर्स जो फॉर्मेशन है उसको आप डायरेक्टली किसी भी फीमेल के फीटस के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। एक बार आप फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दोगे तो फीमेल बॉडी के अंदर जो भी उसको प्रोसेस करनी है, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब से वो कहाँ पर लेके आएंगे, यूटेरस के अंदर लेके आएंगे एम्ब्रियो को और वहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा, वो सभी चीज़ें उसके बाद फीमेल के अंदर ही होगी, ठीक है। या फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि ब्लास्टोमर्स जो फॉर्म हुए, मतलब कि आफ्टर द मोरूला स्टेज, मतलब कि 8 to 16 सेल्स जो फॉर्म हुए हैं ब्लास्टोमर सेल्स, उसको आप डायरेक्टली फीमेल का जो यूटेरस है, राइट, फीमेल का जो यूटेरस है उसके साथ आप उसे डायरेक्टली अगर अटैच कर दो तो भी ये प्रोसेस हो सकती है। देखो क्या बोला गया आपको, एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स इनटू द यूटेरस, मतलब कि IUT, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, टू कंप्लीट इट्स फ्यूचर डेवलपमेंट। समझ में, दोनों चीज़ से हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली यूटेरस के साथ उसे अटैच कर दो या फिर आप उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जो प्रोसेस जो थी वो थी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम देखेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन, राइट। एम्ब्रियो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द मेल also could be used for such transfer to assist those female who cannot conceive, राइट, मतलब कि होगा ये कि अगर कोई भी ऐसी मदर है जिनके पास कैपेसिटी है कि वो गैमेट्स फॉर्म कर सके, मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो सकते, राइट, तो वो फीमेल के अंदर से आप क्या कर सकते हो कि जो भी जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है उसको आप कलेक्ट करके दूसरी फीमेल के अंदर आप उसे ट्रांसफ़र कर दो, तो ये प्रोसेस हो सकती है। Transfer of an ovum collected from the donor into the fallopian tube of another female who cannot produce one। क्या हो सकता है कि अगर कोई भी ऐसी फीमेल है
कि जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती या फिर ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो होगा ये कि कोई भी ऐसी लेडी है जो ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, उनके फेलोपियन ट्यूब में से ओवा को कलेक्ट करके जो दूसरी लेडी है जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उनके फेलोपियन ट्यूब के अंदर उस ओवा को ट्रांसफ़र कर दो, राइट। तो क्या होगा कि वो जो फीमेल है उसके अंदर ओवा प्रोड्यूस है अभी, उसके बाद अगर मेल स्पर्म सेल्स उस ओवम के साथ फ्यूज हो जाएंगे तो आगे प्रोसेस बढ़ेगी, राइट। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ द ओवा कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, मतलब कि गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब कि गेमेट को ट्रांसफर करना है डायरेक्टली इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर मदर हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। मतलब कि वो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है, जो भी फीमेल है वो जस्ट ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, बट उसके अलावा जो भी उसको काम करना है, मतलब कि जाइगोट का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो, फिर डिफरेंट स्टेजेस, यूटेरस के साथ उसका अटैचमेंट, ये सभी चीज़ों के लिए जो भी उसको एनवायरनमेंट चाहिए होगा, राइट, वो उसे प्रोड्यूस या फिर प्रोवाइड कर सकती है, राइट। तो उस टाइम पर आप इन विवो फर्टिलाइजेशन यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट वन इज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि मदर का जो ओवम है, राइट, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो मदर का ओवम है, इस चीज़ को आप यूज़ कब करोगे, जब जो भी मेल जो है वो उसके अंदर किसी भी तरह की डिफेक्ट्स प्रेजेंट होगी तब, राइट। आप करोगे ये कि मेल के जो स्पर्म सेल्स है उसको आप डायरेक्टली, जब ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होगा, फीमेल के फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उस ओवम के अंदर आप डायरेक्टली अगर स्पर्म सेल्स ट्रांसफर कर दो, राइट, तो उसे हम कहेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। देखो, इट इज़ द अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीड्यूर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच द स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, राइट। क्या किया गया है कि जो भी स्पर्म सेल्स है उसे डायरेक्टली आप लोगों ने ओवम के अंदर अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। लास्ट टेक्निक जो है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एटी टेक्नोलॉजी, राइट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उसके बारे में अब हम देखते हैं। इनफर्टिलिटी कॉजेज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल or due to a very low sperm count in the ejaculation। अब इनफर्टिलिटी दूसरी तरह से कैसे हो सकती है कि जो भी मेल पार्टनर जो है जब वो इंसेमिनेशन करता है, मतलब कि स्पर्म्स रिलीज करते हैं फीमेल वजाइना के अंदर, तब होता है ये है कि जो भी स्पर्म के जो रेशियो होना चाहिए, मतलब कि जितने स्पर्म्स होने चाहिए उतने अमाउंट में वो स्पर्म्स रिलीज नहीं करते, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो भी स्पर्म्स रिलीज की हैं वो डेवलप स्पर्म्स नहीं है, मतलब कि उनके पास ऐसी कैपेसिटी ही नहीं है या फिर मोटिलिटी रेट ही नहीं है कि वो वजाइना से पास आउट होकर वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाए, राइट। मतलब कि डिफेक्ट्स वाले स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे, तो उस टाइम पर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज कर सकते हो। दिस कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। तो इस टाइप की जो भी डिफेक्ट्स होगी उसे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प थ्रू आप इसके सामने क्योर कर सकते हो। देखो करना क्या है इस प्रोसेस के अंदर। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्थी डोनर, राइट। मतलब कि अगर हस्बैंड के स्पर्म जो है वो डेवलप नहीं है या फिर उनके पास ऐसी क्वालिटी नहीं है कि अच्छी तरह के स्पर्म्स नहीं प्रेजेंट हो गए, तो ये हो सकता है कि कोई भी डोनर मेल का स्पर्म्स को आप कलेक्ट करके इस आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू द वजाइना और इनटू द यूटेरस। क्या हो सकता है कि उसे आर्टिफिशियली आप डायरेक्टली फीमेल के वजाइना के अंदर या फिर यूटेरस के अंदर अगर आप उसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हो, राइट, इनटू द फीमेल, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। और यहाँ पर आपको बोला गया है दूसरा
IUI, राइट, मतलब कि इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, मतलब कि यूटेरस के अंदर जब आप स्पर्म सेल्स को ट्रांसफर करते हो, राइट, बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड, तो उसे हम कहेंगे इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को इस चैप्टर के सारे जो टॉपिक्स है वो अच्छे से क्लियर आउट हो चुके होंगे। थैंक यू।